दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, उत्पाद निर्णय, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, बीकॉम थर्ड ईयर का। अभी तक हमने यूनिट 1 पढ़ चुके हैं और यूनिट 2 पढ़ी हमने, यूनिट 3 पढ़ा। अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा यूनिट 1, 2 एंड 3 को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले मेरी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को देखें, क्योंकि आपको यूनिट 4 तभी समझ में आएगी जब आप यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को समझेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप बीच में ही देख कर छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का हमारा यूनिट 4 है, इसमें हम पढ़ेंगे उत्पाद निर्णय के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 4 हमारी बहुत लॉन्ग है, बट इसमें से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप करे हैं जो पेपर में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्पाद से हमारा क्या मतलब होता है। उत्पाद के विभिन्न पहलुओं और घटकों को हमें समझाना है। व्हाट इज़ मीन बाय प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्रोडक्ट क्या होता है या उत्पाद क्या होता है। उत्पाद या वस्तु का जो अर्थ होता है, उत्पाद विपणन मिश्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स के 4 चीज़ें प्रभावित करते, जिसमें से एक तत्व ये भी था, उत्पाद। उत्पाद का सामान्य अर्थ उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु से है। एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु उत्पाद का क्रय इसलिए किया जाता है कि इस वस्तु में कुछ लाभ होते हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। वास्तव में इन लाभों के अतिरिक्त कुछ भौतिक गुण भी होते हैं। वास्तव में एक निर्माता इन्हीं सबको बेचता है। तो अभी तक हमने उत्पाद के बारे में ये समझा कि एक उपभोक्ता जो भी वस्तु क्रय करता है वो इसलिए तो क्रय करेगा ताकि उसको कुछ लाभ हो, और उसके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उस चीज़ को, जो उपभोक्ता की संतुष्टि को प्रभावित करते हैं, जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये हमारी उत्पाद की डेफिनेशन होगी कि उत्पाद होता क्या है। तो उत्पाद की बेसिक चीज़ें जैसे टारगेटेड मार्केट सेगमेंटेशन, टेक्नोलॉजी, वैल्यू प्रोपोजिशन, और ये हमारा डेफिनेशन है इंग्लिश में। तो उत्पाद की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि उत्पाद की क्या क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता जो हमें याद रखनी है, उत्पाद है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे व्यक्ति उपभोग हेतु क्रय करना चाहता है। कुछ उत्पाद जैसे कि कार, स्कूटर, टीवी आदि होते हैं। इस प्रकार कुछ उत्पाद अमूर्त जैसे परिवहन सेवा, शिक्षण सेवा होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, टेंजिबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं इंटेंजिबल जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। टेंजिबल जैसे कि कार, स्कूटर, टीवी आदि, एंड इंटेंजिबल वो होते हैं जैसे कि जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जो कि सर्विसेज होती है, जैसे कि परिवहन सेवा, शिक्षण सेवा। तीसरी विशेषता है उत्पाद उपभोक्ता की उपयोगिता प्रदान करते हैं। चौथा है प्रत्येक उत्पाद में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, उनके रंग, रूप, आकार आदि होते हैं। कई उत्पादों को ब्रांड नाम जैसे टाटा, टोयोटा, होंडा आदि दिया जा सकता है। प्रत्येक उत्पाद का एक मूल्य होता है जिसके बदले उसे बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उत्पाद मिश्रण का भाग होता है। प्रत्येक उत्पाद का जीवन चक्र होता है। तो प्रत्येक उत्पाद भी जन्म लेता है, धीरे धीरे विकसित होता है और परिपक्वता की ओर बढ़ता है और मृत्यु की ओर बढ़ता है। मतलब एक उत्पाद है ना, एक लाइफ प्रोसेस की तरह काम करता है। मतलब स्टार्टिंग होती है उसकी, देन बीच में चलता है, देन कुछ होता है, देन स्लोली वो एंड में उसकी डेथ हो जाती है उत्पाद की। तो ये हमने उत्पाद की विशेषताओं को पढ़ा। उत्पाद के कुछ पहलू होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं और कुछ घटक होते हैं, उनको पढ़ते हैं। प्रत्येक उत्पाद के 4 प्रमुख घटक है, ये बात को हमें याद रखना है। ये चारों संपूर्ण उत्पाद की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा बार आया, इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है। ये चारों घटक निम्नानुसार। पहला घटक क्या है हमारा, आधारभूत लाभ या सेवा पहलू। ये पहला घटक है। प्रत्येक उत्पाद को कुछ आधारभूत लाभ, सेवा, सुविधा प्राप्त करने हेतु ही तो किया जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज अगर मैं इसको समझाऊं कि एक उत्पाद को इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके, और वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
तो ये इसका पहला पहलू है। अतः प्रत्येक उत्पाद में कुछ आधारभूत लाभ, सेवा, सुविधा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी नहीं तो उपभोक्ता क्यों खरीदेगा उसे। उदाहरण के तौर पर जैसे कार सुविधाजनक होती है, आरामदायक होती है और आने जाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। अतः कार में सुविधा और आराम प्रदान करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इसी प्रकार नहाने का जो साबुन होता है वो स्वच्छता एवं ताजगी प्राप्ति हेतु क्रय किया जाता है। अतः साबुन में स्वच्छता एवं ताजगी उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। विपणनकर्ता को उत्पाद नियोजन के समय सर्वप्रथम इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक उत्पाद व आधारभूत लाभ, सेवा, सुविधा देने योग्य हो, जिसकी प्राप्ति के लिए उसे क्रय किया जाता है। मतलब पहला हमने ये पढ़ा कि एक उत्पाद का पहला पहलू ये होता है कि उसके अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए ताकि जिससे लाभ प्राप्त किया जा सके, या ऐसी सेवा जैसी चीज़ें उसके अंदर क्षमता उसमें होनी चाहिए। ये हमारा पहला पहलू था। दूसरा पहलू हमारा ये है कि भौतिक लक्षण और पहलू, फिजिकल फीचर्स होते हैं उसमें। उत्पाद का दूसरा पहलू ये है कि उसका भौतिक लक्षण या गुण। भौतिक लक्षणों से तात्पर्य उसके रंग, रूप, आकार, डिज़ाइन, गुणवत्ता, ब्रांड, पैकेजिंग आदि से है। ये भौतिक लक्षण ही उत्पाद को मूर्त रूप से या वास्तविक रूप प्रदान करते हैं, मतलब टेंजिबल वे में प्रोवाइड करते हैं, मतलब जिसे हम छू सकते हैं। इसलिए फिजिकल फीचर्स में ये भी आता है। ये लक्षण उत्पाद को आधारभूत लाभ, सेवा या संतोष प्रदान करने योग्य बनाने आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि आवर्धित लाभ। थर्ड पहलू हमारा ये, विपणनकर्ता अपने उत्पाद को बढ़ाने हेतु उत्पाद के आवर्धित लाभ पर भी ध्यान देता है, क्योंकि अगर उसको हर प्रोडक्ट इसलिए तो बनाया जाता है ताकि उससे ज़्यादा क्या हो, लाभ प्राप्त हो। इस हेतु वह उत्पाद के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, जैसे उत्पाद के रखरखाव सेवा, मरम्मत सेवा, प्रतिस्थापना सेवा। इन सेवाओं से प्रभावित होकर क्रेता उत्पाद के क्रय हेतु अधिक आकर्षित होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा यह है कि सामाजिक लाभ पहलू। विपणनकर्ता को उत्पाद का विपणन करते समय उनके सामाजिक लाभ पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। इस हेतु वे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के संरक्षण करने वाले उत्पादों का विपणन करता है। वे ऐसे उत्पादों का विपणन करता है जिनसे समाज को प्रदूषण, वायु, जल तथा शोर प्रदूषण का खतरा ना हो और वनस्पति का दुरुपयोग ना हो तथा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक मूल्यों को ठेस ना लगे। तो ये हमारा फोर्थ पहलू था जो हमें याद रखना है। तो इसमें हमने पढ़ा पहला पहलू आधारभूत लाभ सेवा पहलू, भौतिक लक्षण पहलू, आवर्धित लाभ पहलू, सामाजिक लाभ पहलू। आई होप आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें समझना है कि उत्पाद का वर्गीकरण करेंगे हम और प्रत्येक को समझाएंगे। क्लासीफाई प्रोडक्ट्स एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। उत्पाद वर्गीकरण, किसी भी उत्पाद के संबंध में विपणन कार्यक्रम बनाने से पहले ये देखना आवश्यक है कि निर्मित उत्पाद किस प्रकार का है, जिससे उसकी विशेषताओं के अनुरूप विपणन कार्यक्रम बनाया जा सके। साधारण नॉर्मली जो उत्पाद होते हैं उसको 2 वर्गों में बांट देते हैं हम, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद मतलब सिंपल लैंग्वेज, उपभोक्ता उत्पाद वही होंगे जो उपभोक्ता यूज़ करते हैं। औद्योगिक उत्पाद वो होते हैं जो सिर्फ क्रय करने के लिए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए नहीं, वो जिस उद्योगपति जो होते हैं वो बेचने के लिए यूज़ करते हैं, सेल्समैन इनका यूज़ करते हैं। तो इसको भी 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं कि उपभोक्ता उत्पाद। अमेरिकी विपणन संघ के अनुसार उपभोक्ता माल या उत्पाद वह है जो अंतिम उपभोक्ताओं या परिवारों के लिए, मतलब हम जैसे लोगों के लिए उपयोग के लिए बनाया गया तथा वह माल ऐसे रूप में होता है कि किसी व्यापारिक क्रिया के बिना ही उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपभोक्ता उत्पाद से तात्पर्य उन उत्पादों से है जो अंतिम उपभोक्ताओं या परिवारों के उपभोग के लिए उत्पादित किया जाता है, जो नॉर्मल फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, हम सब लोगों के लिए उत्पादित किया जाता है। उसे बोलते हैं उपभोक्ता उत्पाद, जैसे उपभोक्ता कंज्यूम करेगा। तो उपभोक्ता उत्पादों को उपभोक्ता की आदतों, मनोवृत्तियों के आधार पर निम्न 3 वर्गों में बांट रहे हैं हम फर्स्ट वाले को ही कुछ वर्गों में बांट रहे हैं। पहला क्या है, सुविधाजनक उत्पाद। ऐसे उत्पाद जिनकी आवश्यकता नित्य प्रति होती हो, जिनका मूल्य भी कम होता है, सुविधाजनक उत्पाद कहलाते हैं। साबुन, सिगरेट, बीड़ी, दियासलाई, पेंसिल, बिस्कुट, दवाइयाँ आदि इस कोटि में आते हैं। इन उत्पादों को खरीदने के लिए उपभोक्ता को दूर नहीं जाना पड़ता। इन उत्पादों की दुकानें आबादी वाले मोहल्लों के सुविधाजनक कोनों पर अथवा काम पर या दफ्तर के आने जाने के रास्तों पर स्थित होती है। सुविधाजनक उत्पादों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ऐसे उत्पाद प्राय ब्रांड नाम के आधार पर खरीदे बेचे जाते हैं। ऐसे उत्पाद कम मूल्य पर निश्चित मूल्य वाले होते हैं। ऐसे उत्पाद उपभोज्य प्रकृति के होते हैं, तो इन्हें बार बार क्रय
किया जाता है, मतलब ये है सुविधाजनक उत्पाद जो हमें इधर उधर जहाँ मर्जी मिल जाते हैं, छोटी मोटी दुकानों पे भी। ऐसे उत्पाद क्रय करने के लिए उपभोक्ता किसी विशेष दुकान या स्टोर पर नहीं जाता, बल्कि किसी भी दुकान पर जाकर उसे खरीद लेता है। दूसरा पॉइंट हमारा है कि सौदों के उत्पाद, शॉपिंग उत्पाद। सौदों के उत्पाद में हम उन उत्पादों को रख सकते हैं जिन्हें खरीदने में उपभोक्ता उनके मूल्य गुण पर विशेष ध्यान देते हैं। कई दुकान पर मूल्य और गुण का मिलान करके इन उत्पादों को क्रय किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऊनी सूट, रेशमी साड़ियाँ, बढ़िया जूते और चीनी के बर्तनों के बढ़िया सेट आदि को हम सौदे के उत्पाद कह सकते हैं। बड़े बड़े नगरों में इन उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष बाजार केंद्रित होते हैं, जहाँ एक ही प्रकार के मॉल की कई बड़ी बड़ी दुकानें माल की कई बड़ी बड़ी दुकानें होती है। ग्राहक बाजार में घूम फिर कर कई जगह मूल्य और गुण का मिलान करके पश्चात ही खरीदने का निश्चय लेता है। तो ये हमारा सेकंड था सौदों के उत्पाद, मतलब जहाँ ये थोड़ा इसमें विशेष केंद्रित करना पड़ता, विशेष ध्यान इसमें मूल्य और गुण पर विशेष ध्यान देना पड़ता, और ये बड़े बड़े बाजारों में मिल जाएगी ये दुकान। थर्ड है हमारा विशिष्ट उत्पाद। इसकी कुछ विशेषताएं भी है, शॉपिंग उत्पादों की कुछ विशेषता है हमारी। ऐसे उत्पाद सुविधा उत्पादों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, मतलब जो ऊपर वाले थे वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होंगे, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे, बट ये वाले जो होते हैं ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, शॉपिंग वाले उत्पाद। अतः ऐसे उत्पाद प्राय जल्दी जल्दी अनेक बार क्रय नहीं किए जाते। ऐसे उत्पाद खरीदने के पूर्व क्रेता अनेक सूचना एकत्रित करता है तथा छानबीन करता है। ऐसे उत्पाद क्रय करने के लिए क्रेता को प्राय अपने घर से दूर एक बाजार में जाना पड़ेगा। सुविधाजनक उत्पाद में तो ये था कि हम कहीं पे भी जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सुविधाजनक वस्तु है, जैसे दवाई, पेंसिल, बिस्कुट, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ें। बट शॉपिंग उत्पादों के लिए ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, इसलिए एक दूसरी जगह जाकर खरीदना पड़ता है, जो कि इधर उधर नहीं मिलते हैं ऐसे मार्केट। ऐसे उत्पाद क्रय करने के लिए क्रेता को प्राय अपने घर से दूर मुख्य बाजार तथा अन्य किसी शॉपिंग स्थल पर जाना पड़ता है। ऐसे उत्पाद सुविधा उत्पाद की तुलना में उच्च मूल्य स्तर के होते हैं। ऐसे उत्पाद कभी भी प्रमाणित किस्म के नहीं होते। दो उत्पादों के बीच थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, जैसे रेडीमेड सूट, साड़ी, जूते, कमीज, पैंट आदि। अतः निर्णय करना आसान नहीं होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं जिसमें से चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है कि क्या खरीदे क्या नहीं। थर्ड है हमारा विशिष्ट उत्पाद। विशिष्ट उत्पाद वे है जिनका मूल्य तो नॉर्मली अधिक होता है, किंतु इसके अतिरिक्त उनकी और क्रेता का कुछ और विशेष खिंचाव भी होता है, जिनके कारण वे विशेष प्रयास करके उन भंडारों तक जाता है और जहाँ पर उस प्रकार के उत्पाद बिकते हैं, जैसे उच्च मूल्य की घड़ियाँ, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न आदि। जैसे कि मान लो आईफोन है, आईफोन इतना महंगा है फिर भी लोग उसको परचेज़ करते हैं, क्योंकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। इसलिए अट्रैक्टेड नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, वो सभी मोबाइलों से बेटर है, सभी चीज़ों में उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये विशिष्ट उत्पाद में आता है। तो हमने पहले सुविधाजनक उपभोक्ता उत्पाद के 3 फैक्टर्स पढ़े, सुविधाजनक उत्पाद, सौदों के उत्पाद और फिर विशिष्ट उत्पाद। अब हमारा सेकंड पॉइंट था औद्योगिक उत्पाद। इसकी भी कुछ विशेषता है विशिष्ट उत्पादों की भी, जिसमें सिंपल सी बात है, ऐसे उत्पादों में कुछ असाधारण गुण और विशेषताएं होती है। ऐसे उत्पादों की किस्म सबसे ऊपर होती है। इन्हें विलासिता के उत्पादों की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि महंगे होते हैं। ये उत्पाद उच्च मूल्य वर्ग के होते हैं। ये ऐसे उत्पादों को क्रय करने के लिए क्रेता केवल धन ही नहीं बल्कि समय भी खर्च करने को तत्पर रहता है। ऐसे उत्पाद नियोजित रूप से क्रय किए जाते हैं। ऐसे उत्पाद के क्रय में विक्रेता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे उत्पादों के क्रय से क्रेता की सामाजिक प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। औद्योगिक उत्पाद पढ़ लेते हैं। औद्योगिक उत्पादों में कारखानों में बनी हुई वस्तुएं शामिल होती हैं जो उपभोक्ता के उपयोग के लिए नहीं होती है, बल्कि कारखानों में उपभोक्ता माल बनाने के काम में आती है। इस कोटि में सब प्रकार की मशीनरी, बिजली के मोटर, भाप के इंजन आदि आते हैं। इस प्रकार के उत्पादों के बाजार की विशेषता यह है कि इनका बाजार बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। क्रेताओं की संख्या सीमित या थोड़ी होती है। प्रत्येक क्रय विक्रय सौदा बड़ी मात्रा में और अधिक मूल्य का होता है। तकनीकी आवश्यकताओं की प्रधानता होती है और इस प्रकार उत्पादों की मांग उपभोक्ता माल की मांग पर आधारित होती है। तो उत्पादों की जो मांग होती है वो किस पर डिपेंड करती है? उपभोक्ता की मांग पर। इसमें जो एक उद्योगपति होता है वो ऐसी चीज़ों को खरीदता है, अपने लिए नहीं वरन उपभोक्ताओं के लिए। इसको भी हमने कुछ 4 प्रकार में बांटा है। पहला है कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स। कच्चा माल से तात्पर्य उन प्राकृतिक एवं कृत्रिम उत्पादों से जिन्हें किसी अन्य उत्पाद के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ऐसे उत्पाद उस निर्मित उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं जिसमें खनिज पदार्थ, खनिज तेल, कृषि उत्पाद, रासायनिक पदार्थ आदि सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। दूसरा है हमारा सामग्री वस्तुएं। सामग्री के अंतर्गत ऐसी वस्तु आती है जिनकी आवश्यकता कारखाना चलाने के लिए तो होती है, परंतु वे बनी हुई वस्तु का भाग नहीं बनती। उदाहरण के तौर पर जैसे औद्योगिक ईंधन,
कोयला, तेल आदि तथा मशीनों और कलपुर्जों को चिपकाने वाले पदार्थ। इसी प्रकार की वस्तु है। तो सामग्री वस्तु एक वैसे तो काम नहीं आती, बट फिर भी इसका रोल होता है। कच्चा माल पढ़ा हमने, सामग्री वस्तु पढ़ी। थर्ड है हमारा उपकरण उत्पाद। इस कोटि में कारखानों में लगाई जाने वाली, काम में आने वाली अनेक वस्तु सम्मिलित होती है। इसमें कुछ वस्तु तो ऐसी होती है जो कारखानों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से विशेष तौर पर बनाई जाती है, और कुछ ऐसी होती है जिसे जो बनी बनाई मिलती है। बिजली अथवा मैकेनिकल शक्ति के संचालन के उपकरण अधिकतर विशेष आवश्यकता की पूर्ति से दृष्टि से खास तौर पर बनाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा यह है कि संगठक, हिस्से और पुर्जे। तो ये औद्योगिक उत्पाद के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे उत्पाद खरीदे जाते हैं। संगठक, हिस्से या पुर्जे वे उत्पाद हैं जिन्हें किसी भौतिक उत्पाद में लगाया या जोड़ा जाता है, जैसे टायर, ट्यूब, माइलोमीटर, हेडलाइट, बल्ब, स्पार्क प्लग आदि सभी वाहनों के हिस्से या पुर्जे हैं। तो हमने औद्योगिक उत्पाद में ये पढ़ा कि इस वाले चीज़ में हमें कैसे कैसे उत्पाद उपभोक्ता खरीदता है, जैसे कि कच्चा माल, सामग्री वस्तु, उपकरण उत्पाद और संगठक हिस्से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पाद जीवन चक्र क्या है। उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को हम समझ रहे हैं चित्र के द्वारा भी। उत्पाद जीवन चक्र एक विशिष्ट अवधारणा है। मतलब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। चक्र एक विशिष्ट अवधारणा जो किसी उत्पाद के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करती है। जिस प्रकार एक मानव का जीवन चक्र विभिन्न क्रमागत अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक उसी प्रकार एक उत्पाद का जीवन भी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे हमारे जीवन में क्या होता है, जन्म होता है, बाल्य अवस्था होती है, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, मतलब जैसे हम बच्चे से बूढ़े बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक उत्पाद की भी अवस्था होती है। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को पहचानने का प्रयास होता है। कोटलर उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के जीवन की उन अवस्थाओं से का क्रमागत अनुक्रम है जिन्हें कोई उत्पाद अपने जीवन काल के दौरान पूरा करता है। तो आइए इसकी कुछ अवस्थाएं निम्नलिखित है, उसको पढ़ लेते हैं। पहली अवस्था यह है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सो ध्यान से देखना है हमें से। प्रस्तुति, इंट्रोडक्शन, यह उत्पाद की सर्वप्रथम अवस्था है। इस अवस्था में उत्पाद को बिक्री के लिए बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। इस अवस्था में उत्पाद की जानकारी बहुत कम उपभोक्ताओं को होती है तथा मूल्य ऊंचा होता है। उत्पाद की बिक्री कम होती है तथा प्राय हानि होती है। इस अवस्था में उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन में बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है ताकि वस्तु बाजार में टिक सके तथा शीघ्र ही लोकप्रिय बन सके। सेकंड पॉइंट हमारा है वृद्धि। यदि उत्पाद बाजार में प्रवेश करने के पश्चात, मतलब हमने जैसे ही उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, फिर अब उसकी वृद्धि होगी। यदि उत्पाद बाजार में प्रवेश करने के पश्चात उपभोक्ताओं को अपेक्षित संतुष्टि प्रदान करता है तो वह विकास की अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे जैसे उत्पाद की जानकारी तथा मांग बढ़ती है, बिक्री भी क्या होती है, बढ़ती है। उत्पाद की बिक्री बढ़ने की प्रति इकाई लागत, मूल्य घटते हैं। इस अवस्था में बिक्री दर बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है। इस अवस्था में सभी निर्माताओं को लाभ होता है। मतलब ये हमारा ग्रोथ लेवल होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है, फिर उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, फिर वो एडवर्टाइजमेंट फैलता है, फिर लोग परचेज करते हैं, फिर संस्था को फायदा होता है। फिर थर्ड हमारी अवस्था आती है कि मैच्योरिटी, परिपक्वता। यह उत्पाद के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में उत्पाद लोकप्रिय, फेमस हो जाता है और उसका ब्रांड प्रसिद्ध हो जाता है। बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पाद की नई किस्में, आकार, पैकिंग आदि विकसित किए जाते हैं। इस अवस्था में उत्पाद की बिक्री सर्वाधिक स्तर पर पहुंच जाती है। बाजार में जो कंपटीशन होता है वो बढ़ जाता है। अपनी बिक्री बनाए रखने के लिए उत्पादों को द्वारा विज्ञापन किया जाता है। प्रतियोगिता के कारण लाभ तथा मूल्य गिरने लगता है, क्योंकि अब कंपटीशन, जैसे ही तुम्हारा ब्रांड फेमस हो जाता है तो उसके टक्कर में अलग ब्रांड्स आ जाते हैं और फिर कंपटीशन होता है। फिर लास्ट स्टेज हमारी कहते हैं पतन एवं समाप्ति। यह उत्पाद के जीवन चक्र का अंतिम अवस्था होती है जिसमें उत्पाद की मांग और बिक्री घटने लगती है तथा धीरे धीरे इसके स्थान पर एक नई तथा उत्तम वस्तु का जन्म होता है। जो फर्में नई उत्पाद विकसित नहीं कर पाती उनका पतन हो जाता है, मतलब वो लुप्त हो जाते हैं। प्रत्येक उत्पाद का जीवन चक्र अलग हो सकता है। सभी अवस्थाओं का समय काल एक समान नहीं होता है, किंतु उत्पाद का जीवन इतिहास उपयोग विभिन्न रीतियों अपनाने में सहायक है। मतलब जरूरी नहीं कि सभी बिजनेसेस में ऐसा हो, किसी में अलग भी हो सकता है, बट ये हमने हिस्ट्री के बेसिस पे कहा है कि हर बिजनेस में ज़्यादातर क्या होता है। इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ, ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। जैसे सेल्स है, हमने पहले इंट्रोडक्शन करा, फिर जैसे इंट्रोडक्शन करा उसकी ग्रोथ हुई, फिर मैच्योरिटी हुई, फिर जैसे ही कंपटीशन आया तो वो डिसलाइन होने लग गया। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा था, ग्रोथ हुई, फिर मैच्योरिटी हुई, फिर डिसलाइन होने लग गया क्योंकि कंपटीशन के कारण। तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये चित्र हमें ये दर्शा रहा है कि उत्पाद के जीवन चक्र में बिक्री किस गति से बढ़ती है और उसके लाभों में किस प्रकार परिवर्तन होता है तथा दोनों में क्या संबंध होता है। एक निर्माता को वस्तु नियोजन करते समय वस्तु के जीवन चक्र को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उत्पाद के विपणन कार्यक्रम को उसी के अनुरूप बनाया जा सके। तो जोएल डीन के अनुसार एक उत्पाद चक्र कितना लंबा होगा वो इन बातों पर निर्भर करता है कि पहली बात है तकनीकी परिवर्तन की गति, बाजार स्वीकृति की गति, प्रतियोगिता का स्तर, आर्थिक शक्ति। ये चारों पॉइंट प्रभावित करते हैं एक उत्पाद के लाइफ साइकिल को। अब हमारा ब्रांडिंग, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग उत्पादों के लाभ बताने हमें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट में, फिर आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चंस। तो इसको समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आता है। उत्पाद पहचान के बिना ना तो विपणन का कार्य संपन्न किया जा सकता और ना ही निर्माता की बाजार में छवि बन पाती है। वस्तु की पहचान उसके किसी चिन्ह जैसे नाम, प्रतीक, शब्द, संकेत, चित्र आदि से होती है। उत्पाद को चिन्हित करने अर्थात उसकी पहचान निर्धारित करने से उसको बेचना सरल हो जाता है, उसे अन्य उत्पादों से अलग किया जा सकता है तथा ग्राहक के मस्तिष्क में उस उत्पाद की एक विशिष्ट छवि बनाई जा सकती है। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग ट्रेडमार्क, लेबलिंग, पैकेजिंग आदि की क्रियाएं उत्पाद पहचान से संबंध। मतलब ब्रांडिंग सिंपल लैंग्वेज में एक प्रोडक्ट की पहचान ही तो होती है। मतलब प्रोडक्ट किस वे में पहचाना जाएगा, वो किसी भी वे में हो सकता है। कोई संकेत हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकती है उस पर लिखी हुई, कोई चित्र हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है उस पर लिखा हो। उन सभी चीज़ों को ब्रांडिंग की तो कहते हैं। तो अगर शॉर्ट में इसकी परिभाषा पढ़े, ब्रांड एक व्यापक शब्द है जिसमें वस्तु का नाम, उसकी पहचान करने वाले सभी अक्षर, शब्द, प्रतीक, संख्या, संकेत, चित्र आदि शामिल होते हैं। ब्रांड एक नाम, शब्द, चिन्ह या डिजाइन या उनका समिश्रण है जिसका उद्देश्य एक विक्रेता या एक समूह के विक्रेताओं के लिए माल और सेवाओं को पहचानना है और प्रतियोगिता की माल और सेवाओं से भेद करना है। इस प्रकार ब्रांड में नाम हो सकता है, कुछ शब्द भी हो सकते हैं, एक डिजाइन भी हो सकता है, या सबको मिलाकर एक ब्रांड बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, भारत में ब्रांड का प्रयोग आधुनिक वृहत उत्पादन वाले निर्माताओं द्वारा किया, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, मुंबई का खजूर छाप डालडा घी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, एसोसिएटेड सीमेंट कैमलिंग प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की बनी कैमल छाप शाही आदि। ब्रांड या ट्रेडमार्क किसी नाम को विशेष ढंग से लिखने से भी बन जाता है, जैसे बाटा इंडिया लिमिटेड, बाटा या BACC का चिन्ह। तो ये हमारा हमने समझा कि ब्रांड होता है क्या। ब्रांड एक समिश्रण होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, नाम, शब्द, चिन्ह या डिज़ाइन। सिंपल लैंग्वेज में ब्रांड की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ब्रांड उत्पाद पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि उत्पाद को इसी के द्वारा पहचाना जाएगा। ब्रांड एक व्यापक शब्द है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। ब्रांड मार्क तथा उत्पाद पहचान के अन्य साधन सम्मिलित होते हैं। ब्रांड का उद्देश्य एक संस्था के विभिन्न उत्पादों की पहचान बनाना एवं उनको प्रतियोगी उत्पादों से भिन्न करना होता है। ब्रांड नाम, पहचान चिन्ह, संकेत सार, संख्या, प्रतीक चिन्ह आदि में से कोई भी हो सकता है। यह उत्पादन की छवि को सिर्फ प्रकट करना चाहिए, मतलब जिससे वो पहचाना जाएगा। यह उत्पादन की स्मृति का सहायक चिन्ह होता है। अब ब्रांड का महत्व और लाभ पढ़ लेते कि ये क्यों इतना जरूरी है। बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता, विज्ञापनों के भरमार, उपभोक्ता की ब्रांड जागरूकता एवं आदतें आदि घटकों के कारण आज व्यवसाय में ब्रांड का महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिक्री बढ़ाने में, फर्म की प्रतिष्ठा जमाने तथा उत्पाद की विशिष्ट छवि बनाने के लिए निर्माता स्वयं ही ब्रांडों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादों के वितरकों की दृष्टि से देख रहे हैं। सबसे पहला हम उत्पादक की दृष्टि से देख रहे हैं कि उनको क्या क्या लाभ है। पहला है हमारा विशिष्ट छवि बनाने में हेल्प करता है। ब्रांड निर्माताओं और वितरकों की बाजार में एक विशिष्ट छवि पहचान बनाता है। और दूसरा है ग्राहक धारणा। ब्रांड ग्राहक धारणा और ग्राहक संतुष्टि के विचार को जन्म देता है। ये ग्राहक के सृजन पर जोर देता है क्योंकि जो भी बनाया जाता है वो ग्राहक को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। विक्रय संवर्धन को सहारा मिलता है। ब्रांड विक्रय प्रयासों को बढ़ाने एवं प्रभावी बनाने में सहायक होता है। ये वस्तु की विश्वसनीयता को बढ़ाता है जिससे विक्रेता को ग्राहकों को अधिक समझाने, वस्तु की श्रेष्ठता को विषय में उनके संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब ये सेल्स प्रमोशन को बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना पड़ता अगर तुम्हारा एक बार ब्रांड बन जाता है तो। फिर चौथा है प्रभावी विज्ञापन। ब्रांड वाली वस्तु के विज्ञापन अधिक प्रभावी होते हैं। मध्यस्थों की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि ब्रांड अगर अच्छा होगा तो मिडलमैन जल्दी मिल जाते हैं। कानूनी संरक्षण मिल जाता है क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रांड अच्छा है तो तुम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और उसको
ताकि फ्रॉड को बचा तुम जो कोई फ्रॉड करेगा उससे बचा जा सकता है। मूल्य नियंत्रण, निर्माता ब्रांड वाली वस्तु के मूल्य स्वयं तय करता है। इससे मूल्यों पर नियंत्रण रखना संभव हो जाता है। फिर कम जोखिम होता है। ब्रांड वाली वस्तु के मूल्य में घटा बढ़ी बहुत ही कम होती है, तो एक मध्यस्थों को मूल्य की घटा बढ़ी समय जोखिम भी कम। स्वयं सेवा विक्रय प्रणाली होती है। कीमत प्रतियोगिता में कमी आ जाती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रांड अगर हाई लेवल का होगा तो कंपटीशन ना के बराबर ही होता है। उपभोक्ता जांच, वस्तुओं द्वारा उपभोक्ता प्राथमिकताओं का परीक्षण करना आसान हो जाता है। ख्याति मतलब गुडविल, ब्रांड के कारण फर्म की ख्याति बढ़ जाती है, मतलब गुडविल बढ़ जाती है, पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। इससे नए उत्पादों को बाजार में जमाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब एक बार उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी पढ़ लेते हैं कि उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ होते हैं। तो क्वालिटी में स्थिरता, ब्रांड वाली वस्तु की क्वालिटी में स्थिरता रहती है, इससे सामान्य गिरावट नहीं आती। यदि संभव होता तो उसमें सुधार ही किया जाता है। इससे उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिल जाती है। मूल्य स्थिरता मिल जाती है। ब्रांड वाली वस्तु के मूल्य निर्माता द्वारा निश्चित किए जाते हैं और इन निर्धारित मूल्य में निर्माता द्वारा कम ही परिवर्तन किए जाते हैं। अगर एक अच्छा ब्रांड होगा तो उसमें मूल्य में स्थिरता रहती है, ज़्यादा बार्गेनिंग हमें नहीं करनी होती है और उपभोक्ता को तो कोई धोखा भी नहीं मिलता, क्योंकि वो ब्रांड फेमस है। गारंटी दी जाती है। सामान्यतः ब्रांड वाली वस्तु की उनके उपयोगिता के विषय में गारंटी भी दी जाती है। ये है फिर सुगम पहचान, आसानी से इजी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अच्छी ब्रांड वाली वस्तु होगी तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। प्रतिष्ठा बढ़ती है। ब्रांड वाली वस्तु क्रय करने से उपभोक्ता की समाज में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। फिर पैकेजिंग भी एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप मेरी वीडियोस को पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से नहीं देख रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।